चलो चलते हैं, मुझे अपनी आंखों से देखना है। क्या तुम भूल गए बॉस ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब तक वह वापस ना आ जाए हम शांति से इंतजार करें। क्या यहां हाथ पर हाथ धरे बैठने का कोई मतलब है? अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? अगर उन्हें पकड़ लिया गया और टॉर्चर किया गया? बेक सियोल, ऐसा नहीं होगा जब तक कि उनका मन न बदल जाए और वह अपनी फैमिली के पास वापस न चले जाए। गिल्सू की बात सुनकर बेक सियोल उदास हो गया। वह गलत नहीं था, भले ही वह दिखाता नहीं था, पर बेक सियोल जानता था कि आयर अपनी फैमिली को बहुत मिस करता है। उसे लगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट ए के उन बास्टर्ड्स ने अच्छी कंडीशंस दी तो शायद वह डगमगा जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या संगठन फिर से इस तरह बिखर जाएगा? अगर लीडर और डेप्यूटी लीडर अपनी मर्जी से डिस्ट्रिक्ट ए चले गए, जैसा कि उन लोगों ने कहा था, तो ऐसी चीजें कभी भी हो सकती हैं। इसी बीच गैंगसान ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम सब हद कर रहे हो। इतने समय साथ रहने के बाद भी क्या तुम उन्हें नहीं जानते? आयर यानी हमारे लीडर हमें कभी बिट्रे नहीं करेंगे। मैं जानता हूं क्योंकि मैं बचपन से उनके साथ हूं। मैं सहमत हूं, हम ही उन्हें डिस्ट्रिक्ट ए से बाहर लाए थे, लेकिन उसके बाद के सभी फैसले लीडर ने खुद लिए। इसीलिए इंतजार करते हैं। बंटी हुई रायों के बीच जांगचौन की सर्वेलेंस कैमरा स्क्रीन पर एक अजीब कार दिखाई दी। ये एरिया सी के सेंट्रल एंट्रेंस पर लगी थी, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होता था। सब टेंस हो गए। फिर उन्होंने आयर को देखा। उनकी खुशी पल भर की थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके साथ कोई अनएक्सपेक्टेड इंसान आया है और सबके चेहरे सख्त हो गए। वे साथ क्यों आए हैं? गिल्सू ने उलझन में अपना सिर हिलाया। क्या लीडर को हॉस्टेज बना लिया गया है? ऐसा कौन सा पागल है जो हॉस्टेज को खुद कार ड्राइव करके घुमाएगा? चारों ने अपने हथियार उठाए और लैब के बाहर निकल आए। पेड़ों की घनी छांव छिपने के लिए तो अच्छी थी, पर दूसरी वनस्पतियों के लिए बाधा थी। आयरे का इंतजार करते हुए वे तरह तरह के कयास लगाने लगे। चाहे मैं कितना भी सोचूं, यह सस्पिशियस है। क्या क्या वे सच में? तुम समझ रहे हो ना? लाइक दैट? जांगचोन ने चुपचाप सुनते हुए सिर हिलाया। मुझे भी ये अजीब लगा। गांगसन, तुम्हें भी महसूस हुआ ना? जब गैंगसन भी सहमत दिखा तो गिल्सू का चेहरा काला पड़ गया। तब बैक सियोल ने चेक करने का फैसला किया। उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, इसे कहते हैं जेलसी इंड्यूसमेंट ऑपरेशन। वो क्या है? हम में से कोई एक लीडर के पास जाकर उन्हें किस करेगा और हम किम हायुन का रिएक्शन देखेंगे। तीनों के चेहरे बिगड़ गए। यह करेगा कौन? बैक सियोल ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया। मैं करूंगा, गिल्सू गुस्से में चिल्लाया। यह बेवकूफी है। क्या तुम्हारे मन में अब भी लीडर के लिए फीलिंग्स हैं? आखिरकार गिल्सू ने एक गहरी सांस ली और अपना मुक्का आगे बढ़ाया। चलो रॉक पेपर सिजर से फैसला करते हैं। सराय इन के बेसमेंट में होने के बावजूद कार पर धूल की सफेद परत जम गई थी। उसे साफ करते करते लंच का समय निकल गया। पास से ब्रेड और ड्रिंक्स खरीदकर आयर कार में बैठ गया। जब उसने किम हायुन को ब्रेड दी तो उसने अपना इंजर्ड हैंड हिलाया। तुम्हें मुझे खिलाना होगा, मैं एक पेशेंट हूं। तुम्हारा एक हाथ सलामत है। ड्राइविंग का क्या? भले ही कार सेल्फ ड्राइविंग मोड पर थी, पर वह बेशर्मी कर रहा था। आयर ने खुद ब्रेड खाना शुरू किया। ब्रेड सूखी थी। उसने किम हायुन की तरफ देखा, जो बस सामने देख रहा था। आयर ने ब्रेड का एक टुकड़ा तोड़कर उसे दिया तो उसने हाथ के बजाय अपना मुंह खोल दिया। हिचकिचाते हुए आयर ने टुकड़ा उसके मुंह में डाला और तुरंत उसका चेहरा बिगड़ गया। इसका स्वाद अजीब है। किम हायुन ने ब्रेड छीनी और खिड़की से बाहर फेंक दी। यह सड़ी हुई महक दे रही है। तुम्हारी सेंस ऑफ टेस्ट बहुत खराब है। क्या मेरी पसंद अच्छी है? तुमने मुझे देखते ही हैंडसम समझा था ना? वह इस बात का सबूत है कि तुम्हारी पसंद अच्छी है। पागल इंसान। मन में गाली देते हुए आयर ने बचा हुआ टुकड़ा निगल लिया। इसके बाद वे डिस्ट्रिक्ट बी की एक दुकान पर रुके, जहां किम हायुन ने खुद हाई क्वालिटी ब्रेड और दूध खरीदा। कार में बैठकर उसने ब्रेड के टुकड़े किए और आयर को दिए। ध्यान से चबाना। बड़े होने के लिए अच्छी तरह खाना जरूरी है। उसका बर्ताव ऐसा था जैसे वह किसी बच्चे से बात कर रहा हो। मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। मैं जानता हूं तुम बच्चे नहीं हो, इसीलिए तुमने मेरे साथ वो सब इंटीमेट थिंग्स की। जब उसने धीरे से आयर के ईयरलोब को टच किया तो आयर नफरत से पीछे हट गया। जैसे ही वे एरिया सी के करीब पहुंचे,
आयर सोचने लगा कि उसने यहां कितनी रातें छिपकर बिताई हैं। जब कार एंट्रेंस पर पहुंची तो दरवाजा अपने आप खुल गया। किम हायून ने आयर की तरफ देखा। क्या तुम लोग भी यहां से आते जाते हो? आयरे चुप रहा। जैसे ही कार जंगल से गुजरी, उसे इमारतों के बीच से चमकती आंखें दिखीं। उसके साथी हाई अलर्ट पर थे। किम हायून ने जानबूझकर बटन दबाया और कार का कवर पूरी तरह खोल दिया। तुम इसे क्यों खोल रहे हो? तुम्हारी टीम मुझ पर निशाना साध रही है। किम हायून ने आयर के गाल को छुआ। मुझसे अच्छे से पेश आओ, इस तरह तुम्हें मुझसे बहुत कुछ हासिल होगा। क्या तुम जानते हो पिलो टॉक क्या होता है? मुझे बहलाने की कोशिश करो और जो चाहो वो पाओ। आर्य ने उसका हाथ झटक दिया और उसे घूरा। तभी दूर से गिलसू, जंगचौन, बेक्सियोल और गंगसन आते दिखे। गिलसू दौड़ता हुआ आया और मुस्कुराते हुए चिल्लाया, लीडर, आपको पता है मैं कितना परेशान था। उसका बर्ताव थोड़ा बनावटी, एक्टिंग लग रहा था। उसने आगे बढ़कर आयर का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा। इससे पहले कि आयर कुछ समझ पाता, गिलसू का चेहरा उसके लिप्स के करीब आ गया। आयर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी पल एक क्लिक की आवाज आई और एक चांदी की गन बैरल सीधे गिलसू की कनपटी, टेम्पल पर टिक गई। पीछे हटो। धमकी भरी आवाज सुनकर आयरे चौंक गया। किम हायून चिड़चिड़े चेहरे के साथ अपनी पिस्टल ताने खड़ा था। गिलसू जम गया। शांत हो जाइए, यह बस एक मजाक था। जांगचौन और बेक्सियोल ने मुझसे कहा था। गिलसू पीछे मुड़ा, पर उसके दोस्त गायब हो चुके थे। साले गद्दार! गिलसू वहां से भागा। आयर इस अचानक हुए हंगामे से हैरान था। वहीं किम हायून गुस्से में कार में बैठ गया और अपनी पिस्टल वाले हाथ से अपने लिप्स रगड़ने लगा। बंदूक नीचे रखो। तुम चुपचाप क्यों खड़े थे? वह तुम्हें किस करने वाला था। आयर ने अपनी पलकें झपकाईं। क्या वह गिलसू की वजह से बंदूक निकाल रहा है? जैसे ही आयर कार से उतरने लगा, किम हायून ने उसका कंधा मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों में एक फियर्स ग्लिंट थी। इसका कॉम्पेंसेशन, मुआवजा, सिर्फ मुझे देना, समझे? किम हायून्स पीओवी मैं ऑटोप्सी टेबल पर रखी उस लाश को खाली नजरों से देख रहा था। गोल्ड माइन से मिला वो मॉन्स्टर, जिसका आउटर शेल किसी क्रेफिश जैसा था। इन्फेक्टेड लोगों की तरह इसका हार्ट भी नॉर्मल साइज से दोगुना बड़ा था और स्कल की ग्रोथ भी एबनॉर्मल थी। एक ट्रांसपेरेंट सील्ड कंटेनर के अंदर उसके कुछ ऑर्गन्स काट कर रखे गए थे। एस्टिमेटेड 30 ऑड ईयर्स की एक वुमन रही होगी। यहां देखो, शोल्डर में स्टील पिन का एक ट्रेस है। लगता है जब ये ह्यूमन थी तब इसे चोट लगी थी और सर्जरी हुई थी। ये मेथड वाकई बहुत ओल्ड है। क्वॉन सोयंग एक्सप्लेन करते हुए एक फाइल ले आई। वो स्क्रिप्ट डेटा का एक कलेक्शन था जो पहली ही नजर में काफी पुराना लग रहा था। उसने आधे रास्ते रुककर एक जगह इशारा किया। वो एक पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल था जिसमें गाउन पहने एक आदमी की पिक्चर थी। लॉबस्टर, द मिस्ट्री ऑफ टेलोमेयर्स वी डिडंट नो। नीचे लिखा था, हर एनिमल का एक जिनोम होता है और उस जिनोम के एंड पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे टीलोमेयर कहते हैं। जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होते हैं, टीलोमेयर्स घिस जाते हैं और छोटे होने लगते हैं, जिससे एजिंग होती है। लेकिन लॉबस्टर्स में एक एक्टिवेटेड एंजाइम होता है जिसे टीलोमेरेज कहते हैं, जो टीलोमेयर लॉस को रोकता है। फोटो में दिख रहा आदमी इसी के बेस पर लाइफ एक्सटेंशन पर रिसर्च कर रहा था। उसका कहना था कि अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ह्यूमन लाइफ स्पैन कल्पना से परे बढ़ सकती है, यहां तक कि इटर्नल लाइफ भी मिल सकती है। मैंने भी स्कूल में इसके बारे में पढ़ा था, पर यह वो प्रॉब्लम थी जो आज तक सॉल्व नहीं हुई थी। मेरे चेहरे के इनडिफरेंट एक्सप्रेशन देखकर क्वॉन सो यंग ने आर्टिकल के बीच में उंगली रखी। वहां लिखे शब्दों ने मेरा ध्यान खींच लिया। हंसल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो जगह जहां से वायरस की शुरुआत हुई थी। यही वो जगह थी जिसे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर चलाते थे और बाद में इसका नाम बदलकर एचएस रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। काफी समय बाद इसे एनके रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम मिला, जिसे मेरी मदर चलाती थी। ज्यादातर लोग समझते हैं कि इस वायरस का ओरिजिन कोई एपिडेमिक था, पर सच ये नहीं था। रिसर्च इंस्टीट्यूट से ट्रांसफर प्रोसेस के दौरान वायरस लीक हुआ था। कई रिसर्चर्स इन्फेक्ट हुए और फिर ये आग की तरह फैल गया। मैंने सुना था कि उस वक्त मीडिया में हांसल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम
इसलिए नहीं आया क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल था। इन कड़वे सच को सामने लिखा देखकर मेरे मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। मैंने बाकी बचा सारा डेटा चेक किया, पर कुछ भी खास हेल्पफुल नहीं था। क्या बस इतने ही रिकॉर्ड्स हैं? तुम्हें तो पता ही है, डिस्ट्रिक्ट टी की आग में सब कुछ जल गया था। क्या तुम्हारी मदर के पास कोई पर्सनल डेटा हो सकता है जो उन्होंने अलग से रखा हो? मैंने ना में सिर हिला दिया। मां के पर्सनल स्टडी रूम में बस किताबें और डायरीज थीं। शुरू से ही वो ऐसी इंसान थीं जो रिसर्च इंस्टीट्यूट को ही अपना घर मानती थीं। भला और कैसे उनकी डायरी रिसर्च की बातों से भरी होती। तभी मेरी नजर उस मॉन्स्टर की आंखों के नीचे जुड्डे टेंटिकल्स पर पड़ गई। क्वान सोयंग के मुताबिक इसकी आंखों की फंक्शन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और ये चीजें शायद उसकी जगह ले रही थीं। रिप्रोडक्शन का कोई चांस? क्वान सोयंग ने अपनी आंखें घुमाई और मैंने अपनी भवें सिकोड़ दे ली। मतलब कोई चांस नहीं है। जब मैंने दोबारा चेक किया तो वो एक रिग्रेटफुल मुस्कान के साथ बोली, ऐसा लगता है कि ये जेनेटिक मैनिपुलेशन के जरिए सेल्फ रिप्रोडक्शन के काबिल है। मेरे माथे पर बल पड़े रिएच गए। दूसरे शब्दों में, ये बिना मेटिंग के ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकता था। मैं इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं कर सकता था कि ये खुद एक बेबी हो। ठंडे दिमाग से सोचूं तो, चूंकि इसे एक बार भी नहीं देखा गया था, तो हो सकता है कि इनकी तादाद बहुत कम हो या इनकी एक्टिविटी की रेंज ज्यादा ना हो। पर क्या होगा अगर ऐसे दर्जनों या सैकड़ों हों? इस ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने एक गाली दी और ऑटोप्सी रूम से बाहर निकल गया। डिसइंफेक्ट होने और गाउन उतारने के बाद क्वान सोयंग मेडिकल टूल्स ले आई ताकि मेरे लेफ्ट हैंड के घाव की ड्रेसिंग कर सके। उसने पट्टी दोबारा बांधी। पेन कैसा है? बेरेबल है। उसने पेन किलर्स ऑफर की, पर मैंने मना कर दिया। मॉडरेट पेन दिमाग के फालतू के ख्यालों को शांत रखने में मदद करता है। बैंडेज खत्म करने के बाद क्वान सोयंग एक पल के लिए रुकी। आयरे कैसा है? क्या वो अभी भी हॉस्टिलिटी से भरा हुआ है? हाँ, फिर भी खुशकिस्मती है कि वो जिंदा है। मैंने उसे 1 साल से नहीं देखा था। मुझे लगा था शायद वो मर चुका है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पास्ट में रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रेगनेंसी इंड्यूस करने के लिए कुछ इन्फेक्टेड लोगों पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट से पैदा हुए बच्चे 1 साल भी जिंदा नहीं रह पाते थे। मैं उस वक्त बहुत छोटा था कि ये सब सीधे देख सकूं, पर मैंने सुना था कि उनमें से कुछ की हालत इतनी मिजरेबल होती थी कि उन्हें देखना भी मुश्किल था। पर सिर्फ आयर ही था जो 20 साल से ज्यादा सरवाइव कर गया। क्वान सोयंग ने इसकी वजहों पर कई स्पेकुलेशंस किए थे। शायद इसलिए क्योंकि उसकी मां योना के पास दूसरे सब्जेक्ट से अलग स्पेशल एबिलिटीज थीं, या शायद एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। ट्रीटमेंट के बाद मैं ऊपर की तरफ चल दिया। मटेओ, या यूं कहें कि ली सेओन जाए, वहीं था। अपने कमरे तक पहुंचने के लिए मुझे मां के कमरे के पास से गुजरना पड़ रहा था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि जल्द ही कमरा बदल लूं कि तभी मैं दरवाजे पर पहुंच गया। नॉक करने के बाद मैंने दरवाजा खोला। कुर्सी पर बैठे ली सियोन जे ने मुड़ कर देखा। एक सौम्य सी जेंटलनेस उसके चेहरे पर थी, जो उसके मिड-30s की उम्र के हिसाब से काफी जवान लगती थी। हमेशा की तरह आज भी उसके सामने बाइबल रखी थी। क्या माइकल चला गया? मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और बस उसे देखता रहा। उसने बाइबल बंद की और फिर इज्जत से सिर झुकाया। शुक्रिया, मेरी रिक्वेस्ट मानने के लिए। ली सियोन जे की मेमोरी कभी गई ही नहीं थी। जब उसने सुना कि आयर आ रहा है, तो उसने मुझसे यह झूठ बोलने को कहा कि वो अपनी याददाश्त खो चुका है। उसे गले लगाकर रोने के बजाय उस आदमी ने अपने अडॉप्टेड सन को अपनी यादों से मिटाने का नाटक किया। इसी वजह से आयर बिना किसी लिंगरिंग फीलिंग्स के डिस्ट्रिक्ट डी वापस चला गया। उस आदमी ने अब मुझे खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी, ताकि मैं आयर को यहां रोक सकूं। इसके पीछे कहीं ना कहीं गिल्ट था। ली सेओनजे, तुम शायद चाहते हो कि वो यहां कभी वापस ना आए, पर बदकिस्मती से तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ली सेओनजे की आंखों में एक लहर सी उठी। क्या मैं अकेला काफी नहीं हूं? वो बच्चा कोई लैब रैट नहीं है। जब उसने खुद को लैब रैट कहा, तो उसके चेहरे पर कोई दुख या नफरत नहीं थे।
होश में आने के बाद उसने सबसे पहले मुझसे आयर के बारे में ही पूछा था। ये सुनकर कि वो भाग निकला है, ली सियोनजे अपनी खुद की हालत भूल गया और उसकी आंखों में राहत के आंसू आ गए। कोई किसी के लिए इतना परेशान कैसे हो सकता है, भले ही उसने उसे जन्म न दिया हो। मेरी सर्द निगाहें ली सेओनजे के स्कार्ड हाथ पर पड़ गईं और फिर नीचे झुक गईं। आयरे क्या सोच रहा होगा जब उसने अपने एडॉप्टिव फादर जैसा ही टैटू बनवाया। मैं जितना इस बारे में सोचता था, उतनी ही एक अजीब सी जलन और गुस्सा मुझ में उमड़ता था। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे उसे लैब रैट की तरह यूज करना है या पेट की तरह पालना है। इसमें दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। मेरी टोन काफी सख्त थी। हम दोनों की नजरें हवा में एक दूसरे से टकराईं। आखिर में ली सियोनजे ने ही अपनी नजरें फेर लीं। उसने अपने एक्सप्रेशंस छिपाए और खिड़की के बाहर देखने लगा। उसके कंधों के पार सूरज डूब रहा था, आसमान को लाल रंग में रंगते हुए। आयर्स पीओवी, वाओ, ऑसम। गिल्सू ने अपनी म्यान शेत से डैगर बाहर निकाला और उसे रोशनी के सामने रखा। उसकी चमकती हुई ब्लेड फ्लॉलेस थी और हैंडल में एक नीला अनजान सा जेम लगा था। क्या यह असली है? उत्सुक होकर जंगचौन, जो खुद को जेम्स का जानकार कहता था, आगे आया। सबकी उम्मीद भरी नजरों के बीच उसने अपनी ओपिनियन दी कि यह काफी वैल्यूएबल जेम है। फिर वो उस पत्थर को मेरे चेहरे के पास ले आया। ये तो बॉस की आंखों जैसा दिख रहा है। हां, बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही सब इस बात पर राजी हुए, गिल्सू तलवार पर खुदे हुए अक्षरों को देखकर उलझन में पड़ेडीडीएच गया। यहां क्या लिखा है? मेरा नाम? वाओ, कूल। तुम्हारे नाम की तलवार। क्या ये ऐसी चीज नहीं है जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स एक दूसरे को देते हैं? जैसे ही गिल्सू ने यह हंगामा मचाया, बैक सियोल, गंगसन और जंगचौन ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया कि कोई पूछे, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। इसी बीच गिल्सू ने बैक सियोल को आगे धक्का दे दिया। हे, क्या किम हायून ने तुम्हें यह तलवार दी है? मैंने शांत चेहरे के साथ जवाब दिया। हां। बैक सियोल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम दोनों वाकई बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो। बैक सियोल के उलट बाकी तीनों के चेहरे उतर गए। मैंने उसे बस इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वो काम का आदमी साबित हो सकता है। कोई फालतू के ख्याल अपने दिमाग में मत लाओ। हमें आप पर भरोसा है बॉस, लेकिन उस ह्यूमन की हरकतें बहुत सस्पिशियस हैं। उसने कल मुझ पर गन पीतानी थी। आपको देखना चाहिए था उसकी आंखें कितनी खौफनाक थीं। वो ऐसे घूर रहा था। जैसे ही गिल्सू ने अपनी आंखें बड्डी करके नकल उतारी, गंगसान खिलखिलाकर हंस पद्धा और बोला कि ये उसकी तरह बिल्कुल नहीं लग रहा। फिर गिल्सू चमकती आंखों से तलवार के साथ खेलने लगा। क्या आप मुझे ये तलवार दे सकते हैं? जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक कदम और आगे बढ़ा। मैं समझ गया। अगर ये कीमती है तो जाहिर है आप नहीं देना चाहेंगे। मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर सिर हिला दिया। ले लो। गिल्सू खुशी से झूम उठा और तलवार को अपनी साइड में बांध लिया। उसने मन ही मन कसम खाई कि जब वो बाद में किम हायून से मिलेगा तो उसे ये तलवार दिखाकर चिढ़ाएगा। वो अकेला ही अपनी कल्पनाओं में डूबा था कि पास खदी बाइक सियोल ने उसे गौर से देखा और अपना सिर झटक दिया।